Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक अपना काम कर लिया था, तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन कहता है इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। एक एग्जामिनेशन में ओवरऑल किसी बच्चे को 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन चारों सब्जेक्ट में अलग अलग चारों में ही पास होना जरूरी है, तब वो ओवरऑल पास होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, बताओ कितने तरीके से वो फेल हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। जैसे 4 उसने एग्जाम दिए, लेट अस सपोज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन चारों में पास होना जरूरी है। ये चारों अलग अलग सब्जेक्ट है, चारों में पास होना जरूरी है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, हमें तरीके बताने कितने तरीके से वो फेल हो सकता है। सो रिक्वायर्ड वेज, फेल होने के तरीके कितने रहेंगे। ये 4 सब्जेक्ट है ना, हो सकता है 4 में से किसी एक में फेल हो जाए, 4C1। 4 में किसी हो सकता है इंग्लिश में फेल हो जाए तो ओवरऑल फेल हो जाएगा, हो सकता है फिजिक्स में हो जाए फेल, या फिर केमिस्ट्री में, या फिर मैथमेटिक्स में। तो 4C1 मतलब 4 केस में ना, मतलब चारों में से अगर किसी एक में फेल हो गया तो वो फेल है, तो ये 4 केस बनेंगे। या फिर जब भी आपके दिमाग में आए ये फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, तो बीच में प्लस करके चलेंगे, क्योंकि ये तो एक केस हो गया कि 4 में से किसी एक में फेल हो। अब हो सकता है 4 में से किन्हीं 2 में फेल हो जाए, उसको लिखेंगे 4C2। 4C2 इन 4 में से किन्हीं 2 में फेल हो गया, या फिर 4 में से किन्हीं 3 में फेल हो गया, या फिर इन 4 में से चारों में फेल हो गया। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल, कितने तरीके से वो फेल हो सकता है। तो 4 में किसी एक में फेल हो जाए, या किन्हीं 2 में, या किन्हीं 3 में, या चारों में ही, इतने तरीके हैं फेल होने के। 4C1 को सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6 आएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 1, तो रिजल्ट टोटल आ गया 15। सो देयर आर 15 वेज इन विच ही कैन फेल। ये 15 तरीके हो गए। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसके जैसा ही। क्या कह रहे हैं, ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स। एक व्यक्ति है, उसके 6 दोस्त हैं। ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, 6 दोस्त हैं। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट वन और मोर देन वन टू डिनर। 6 दोस्त हैं, राइट। उसने उसका बर्थडे है, उसने अपने बर्थडे पे डिनर का अरेंज किया है आज, राइट। तो उसने क्या किया, 6 दोस्त हैं, तो 6 दोस्त में से वो एक या एक से ज्यादा को डिनर पे इनवाइट करना चाहता है। तो कितने तरीके से वो इन 6 दोस्तों में से एक या एक से ज्यादा को इनवाइट कर सकता है। तो हो सकता है रिक्वायर्ड वेज बिल्कुल इसी की तरह क्या बनेगा, हो सकता है 6 में से किसी एक को इनवाइट कर दे। वो 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त में से किसी एक को इनवाइट कर सकता है। 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा को इनवाइट करेगा। या फिर हो सकता है 6 में से किन्हीं 2 को इनवाइट करे, या फिर 6 में से किन्हीं 3 को इनवाइट करे, 6 में से किन्हीं 4 को इनवाइट करे, किन्हीं 5 को, या 6 के 6 को भी इनवाइट कर सकता है। आप इन सब का रिजल्ट निकाल दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, वो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज जाएंगे कि कितने तरीके से वो इन में से 1 और मोर देन 1 को डिनर पे इनवाइट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी बिल्कुल इसी के ही जैसा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए मैन, एक सेकेंड, यस, ए बॉक्स, नॉट मैन, ए बॉक्स कंटेन 100 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 4 डिफरेंट कॉइन्स। एक बॉक्स में एक तो 100 रुपए का नोट है, एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, और 4 अलग अलग कॉइन्स हैं। मतलब इन चारों
ये चारों अलग अलग है, अलग अलग अमाउंट के कॉइन्स हैं, ये चारों सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी 1 रुपये हैं, सभी 2 रुपये हैं, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 25 पैसे हैं, कोई 50 पैसे हैं, अलग अलग अमाउंट के कॉइन है चारों। अब क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। बताओ इससे टोटल कितने अमाउंट्स निकाले जा सकते हैं। ये नहीं पूछा कि कितना अमाउंट आएगा, ये पूछा है कि कितने टाइप के अमाउंट्स निकाले जा सकते हैं। जैसे देखो ये 7, आप समझे, प्रैक्टिकली समझे, ये जो 7 आप करेंसी देख रहे हो, 3 तो नोट और 4 ये कॉइन, मान लीजिए किसी बॉक्स में रखे हैं। अगर आप उस बॉक्स में से कोई एक आइटम निकालते हो तो आपके सामने अमाउंट्स के ऑप्शंस कितने होंगे? 7 अमाउंट बनेंगे। वो अमाउंट 100 रुपया हो सकता है, वो अमाउंट 10 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपया हो सकता है, 50 पैसे हो सकते हैं, 25 पैसे हो सकते हैं। तो मतलब इन 7 में से अगर एक आइटम अगर हम निकालें तो वो 7 डिफरेंट अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन 7 में से कोई 2 निकालें तो अमाउंट अलग अलग आएंगे। वो 2 ये हो सकते हैं, अगर ये 2 आए तो 110 रुपए बनेंगे, ये एक अलग अमाउंट हुआ। अगर ये 2 निकाले तो 105 होगा, अगर ये 2 निकाले तो 15 हो गए, अगर ये दोनों निकाले जाएं 1 रुपया और ये, तो ये 11 रुपये हो गए, ये दोनों निकल जाए तो 101 हो गए, ये दोनों निकाले, ये और ये निकाले जाए तो 7 रुपये हो गए, ये और ये निकाले जाए तो 6 रुपये हो गए। तो आई मीन ये जो 7 आइटम्स हमने रखे हैं, इन 7 में से 1 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 4, 5, 6 और 7 निकलेंगे। जितने भी ये आइटम्स निकाले जाएंगे उनका जो सम होगा वो हमेशा एक अलग अलग अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंट अमाउंट्स कितने होंगे? डिफरेंट अमाउंट्स कितने बनेंगे? इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट्स कितने बनेंगे? 7 में से कोई 1 निकलेगा तो 7 टाइप के अमाउंट्स हो गए, या फिर 7 में से कोई 2 आइटम निकालेंगे तो वो 2 आइटम निकलेंगे तो वो अलग अलग अमाउंट को बताएंगे। 7 में से कोई 3, 7 में से कोई 4, 7 में से कोई 5, 7 में से कोई 6 और 7 में से ये 7 के 7। इन सब को रिजल्ट आप निकाल लीजिए। सबकी वैल्यू आपको निकालनी आती है, टोटल कीजिए, वो बताएगा कि इन 7 से जब आप ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स तो वो डिफरेंट अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे मिलते जुलते समझ में आए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन सब हम करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों को काफी कंफ्यूज रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स। एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी की टिकट्स हैं, ठीक है। बुक स्कूल में जो लाइब्रेरी है वो उसके लिए टिकट्स है, 3 टिकट्स है उसके पास, तो 3 बुक इन 3 लाइब्रेरी टिकट से ले सकता है। अब कंडीशन क्या है? एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट। 8 किताबें ऐसी हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है। टोटल 8 बुक्स ऐसे हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जो उसको कहीं ना कहीं पढ़नी है। ऑफ दीज 8 ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2। इन 8 किताबों में से वो केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो नहीं करना चाहता। डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2। केमिस्ट्री पार्ट 2 को बोरो नहीं करना चाहता, नहीं लेना चाहता। क्यों? अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज ऑल्सो बोरोड। केमिस्ट्री पार्ट 1 भी उसके साथ लेनी होगी। अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 को उसने लाइब्रेरी से लिया है तो कंडीशन ये है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर ले रहे हो तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी उसके साथ लेनी होगी। तो उसकी तो 2 टिकट चली जाएगी। केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर लिया और केमिस्ट्री पार्ट 1 की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री पार्ट 1 उसके साथ लेनी पड़ेगी। ये कंडीशन किस पे है? केमिस्ट्री पार्ट 2 पे कंडीशन है। केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर ली तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी उसके साथ लेनी होगी। इन हाउ मेनी वेज 3 बुक्स कैन बी बोरोड।
बताओ वो 3 बुक्स कितने तरीके से वो बोरो कर सकता है। मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, वो कॉम्बिनेशन जो पूछा हुआ है वो बुक्स पे है, ना कि केमिस्ट्री की बुक पे। टोटल वो बताइए, वो टोटल 3 बुक्स को कितने तरीके से बोरो कर सकता है, ये हमें बताना है। तो इन 3 बुक्स का वो जो ये 3 बुक्स लेगा, ये तीनों बुक्स लेना डिपेंड करता है केमिस्ट्री पार्ट 2 के लेने पे और नहीं लेने पर। तो 2 केस बनेंगे। एक केस तो क्या बनेगा, जब वो केमिस्ट्री पार्ट 2 ले रहा है तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं 3 बुक निकलवाने के, और अगर वो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले रहा तो फिर कितने नंबर ऑफ वेज हैं उन तीनों बुक्स को सिलेक्ट करने के, और दोनों को फिर हम प्लस कर देंगे। तो 2 केस बनेंगे। पहला केस तो क्या बनेगा, व्हेन केमिस्ट्री पार्ट 2 इज बोरोड, व्हेन केमिस्ट्री पार्ट 2 इज बोरोड, जब केमिस्ट्री पार्ट 2 उसने ले ली तो क्या होगा, तब वेज कितने बनेंगे, देन नंबर ऑफ वेज। तो उन 3 किताबों के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। अब समझना इस बात को, अगर उसने केमिस्ट्री पार्ट 2 ली है तो इसके साथ केमिस्ट्री पार्ट 1 भी गई। केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर उसने लिया तो इसके साथ केमिस्ट्री पार्ट 1 भी गई, क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट 2 के साथ केमिस्ट्री पार्ट 1 तो जरूर ही लेनी होगी। तो इसका मतलब एक टिकट तो केमिस्ट्री पार्ट 2 पे उसने दे दी, और एक उसने कंडीशनली केमिस्ट्री पार्ट 1 के लिए भी एक टिकट दे दी। तो 2 टिकट्स गई। अब टिकट उसके पास कितनी है, 1 टिकट है, और बुक्स कितनी है अवेलेबल उसके पास, अब 6, क्योंकि 8 किताबों में उसका इंटरेस्ट था, 2 किताबें तो ये उसको मिल गई है 2 टिकट्स पे, 6 किताबें बच गई है। 6 में से वो कोई एक किताब लेकर के अपनी तीनों टिकट्स को यूटिलाइज कर लेगा। कितने तरीके हो गए, 6 वेज। अब दूसरी कंडीशन समझिए, व्हेन केमिस्ट्री पार्ट 2 इज नॉट बोरोड, जब केमिस्ट्री पार्ट 2 को उसने बोरो नहीं किया, देन नंबर ऑफ वेज, तब नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। अब केमिस्ट्री, अब इस बात को समझना, यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। केमिस्ट्री पार्ट 2 वो नहीं ले रहा, केमिस्ट्री पार्ट 2 वो नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले रहा तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा। क्वेश्चन ने तो ये कहा है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 लोगे तो केमिस्ट्री पार्ट 1 साथ जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले रहे तो सिंगल ही केमिस्ट्री पार्ट 1 को तो ले सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट द स्टेटमेंट। अब देखिए, अगर वो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले रहा तो इसका मतलब अब कितने बुक्स अवेलेबल हैं, 7। 8 में से केमिस्ट्री पार्ट 2 उसने नहीं ली तो 7 किताबें रह गई। अब 7 किताबों में से वो कोई भी 3 किताबें ले सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री पार्ट 2 पे कंडीशन थी, केमिस्ट्री पार्ट 2 ली गई है तो केस ये बने हैं, केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ली गई है तो केस ये बने हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहां आ गया 6, 5, 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 3, 2, 1, ये 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 35। अब यहां से जो रिक्वायर्ड वेज बनेंगे, जो टोटल वेज बनेंगे, दोनों केसेस का सम कर देंगे, 6 + 35, ये रिजल्ट आ गया 41। तो 41 वेज है जब वो इन 8 बुक्स में से 3 बुक्स को सेलेक्ट कर सकता है, और कंडीशन किस पे, केमिस्ट्री पार्ट 2 पे। केमिस्ट्री पार्ट 2 लेता है तो ये है, केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेता तो ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, देयर आर 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवल्स है। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद यूजिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स। क्वेश्चन को समझना, इसमें भी एक छोटी सी बात आपको बताने की है जो बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं। टोटल 7 कॉन्सोनेंट है और 4 वोवल्स हैं। इन 7 कॉन्सोनेंट्स और 4 वोवल्स में से
3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स लेकर के बताओ कितने वर्ड्स बना सकते हैं। इनमें से बताना है हमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। तो रिक्वायर्ड वर्ड्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए 7 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, 3, तो 7C3, 7 में से कोई 3 कॉन्सोनेंट हमने ले लिए। 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने का सिलेक्शन जो होगा वो 7C3 होगा, और 4 वोवल्स में से कोई 2 वोवल्स लेकर के उनका जो सिलेक्शन होगा वो कितना होगा, 4C2। 7 में से कोई 3 कॉन्सोनेंट, 4 में से कोई 2 वोवल। ये तो हो गया कॉन्सोनेंट और वोवल्स का सिलेक्शन। अब हमें क्या बनाने हैं, हमें तो वर्ड्स बनाने हैं। बहुत से बच्चे यहीं पे लिख करके छोड़ देते हैं और देखते हैं कि यही आना चाहिए। जब आप 7C3 को सोल्व करोगे तो अभी क्या था हमने, 35 आया, मल्टीप्लाई 4C2 को सोल्व करोगे तो 6 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई आ गई 210। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपका आंसर तो 210 नहीं आ रहा, राइट। आंसर तो काफी एक अमाउंट आ रहा है, तो 210 तो नहीं है। कहां गलती की है, यस, ये रिक्वायर्ड वर्ड्स में मल्टीप्लाई और होगा ये 5 फैक्टोरियल से। किससे मल्टीप्लाई और होगा, ये 5 फैक्टोरियल से, मतलब 120 से। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। क्यों, क्योंकि मुझे ये जो आया है ये तो कॉन्सोनेंट और वोवल्स का सिलेक्शन हुआ है। हमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स का ही सिलेक्शन नहीं करना था, बल्कि जो 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लिए हैं और 4 में से जो 2 वोवल लिए हैं, टोटल ये 5 ले लिए ना। इन 5 को आगे पीछे करके वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स, रिक्वायर्ड वर्ड्स। तो ये 3 और ये 2, सिलेक्शन का तरीका तो ये हो गया 210। लेकिन जब वो वर्ड्स बनाएंगे तो उनके वर्ड्स कितने बनेंगे, 5 हो गए ना ये। जब ये 5 आगे पीछे जाएंगे तो कितने वर्ड्स बनाएंगे, 5 फैक्टोरियल। 5P5 परमुटेशन लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर दें अब 25200, 25,200 वर्ड्स इनसे बनेंगे। 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स को लेकर के वर्ड्स निकाले हमने। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इसमें ये मल्टीप्लाई क्यों की और 5 फैक्टोरियल क्यों आया। कीजिए आप इस क्वेश्चन को, आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो स्टेटमेंट है उसमें डेटा काफी है। इन डेटा को देख करके अक्सर बच्चे कुछ पजल हो जाते हैं कि कौन सा डेटा कहां काम करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया आपके सामने। कह रहा है इन ए विलेज देयर आर 87 फैमिलीज। एक गांव में टोटल 87 फैमिलीज हैं। उन 87 फैमिलीज में 52 फैमिलीज ऐसी हैं हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। 52 फैमिलीज ऐसी हैं जहां ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं। 52 फैमिलीज ऐसी है जिनमें ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है। तो 35 रह गई जहां एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन नहीं है। सीधी सी बात है, 52 ये है तो इसमें से ये 35 बच गई। 35 ऐसी है जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन नहीं है। अब कंडीशन क्या है, 20 फैमिलीज टू बी चूजन फॉर ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 20 फैमिलीज हैव टू बी चूजन फॉर असिस्टेंट, मतलब जो भी एक कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से, तो वहां पर उस गांव के अंदर से 20 परिवार को चुनना है। ठीक है, उस गांव में जाकर के 20 परिवार को चुनना है। ठीक है, वो बेनिफिट देने के लिए, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उस बेनिफिट को देने के लिए 20 परिवार को चुनना है। और कंडीशन अब ये है कि उन 20 परिवार में एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। वो जो 20 परिवार हम सेलेक्ट करेंगे ना, उन 20 परिवार में कम से कम 18 परिवार ऐसे होने चाहिए। उन 20 फैमिलीज में जो 20 परिवार सेलेक्ट करेंगे, उन 20 परिवार में एटलीस्ट 18 फैमिलीज, कम से कम 18 परिवार ऐसे होने चाहिए मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जिनके ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चे हैं। आई मीन ये वाले उन 20 फैमिली को जो हम सेलेक्ट करेंगे ना, तो उन 20 फैमिली में
18 परिवार, कम से कम 18 परिवार यहाँ के होने चाहिए, इन 52 में से होने चाहिए। आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो रिक्वायर्ड वेज में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या बनेगा, कम से कम 18 यहाँ से होने चाहिए ना, इनसे होने चाहिए ना, तो 52 में से 18 हो गई, ये इन 52 फैमिली में से 18 फैमिली ये हो गई। 2 फैमिली और लेनी है, वो 35 में से, क्योंकि परिवार तो टोटल 20 सेलेक्ट करने हैं ना, 20 फैमिली सेलेक्ट करनी है, तो 18 तो यहां से हो गए, 2 यहां से हो गए, या फिर बीच में प्लस आएगा। एटलीस्ट यूज किया है ना, कम से कम 18, तो कम से कम 18 का मतलब 18 तो होने चाहिए, 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 19 भी हो सकते हैं यहां से। तो कितना 52C19, यहां से 19 फैमिली सेलेक्ट की, तो एक परिवार यहां से आएगा 35C1, हो गए 20 परिवार, या फिर 20 के 20 परिवार यहीं से ले लिए जाए 52C20, बस टोटल 20 परिवार सेलेक्ट हो गए। यहां पर तो 35C0 आएगा, वो तो 1 ही है। कम से कम 18 परिवार यहां से होने चाहिए, तो यहां से 18 हो सकते हैं, यहां से 19 हो सकते हैं, यहां से 20 के 20 हो सकते हैं। बस इतना ही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर है, क्योंकि इनको जब सोल्व करोगे तो इनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बनेगी, तो आपको एग्जाम में ये सारा कैलकुलेट करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। जब बहुत बड़े डेटा हो तो उनकी कैलकुलेशन मत करो, इतना ही छोड़ दो, यही आपका आंसर है। बच्चे अब आगे के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उसमें एक कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइंस और ट्रायंगल्स का, तो आप समझना, पहले वो कंसेप्ट समझना, फिर उस पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। देखना, अगर हमारे पास टोटल n पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास टोटल n पॉइंट्स हैं, तो उन n पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी खींची जाएगी, NC2, बशर्ते ये जो n पॉइंट्स है ये सब के सब कैसे हो, नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। जैसे समझते हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये लेट अस सपोज 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट से अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखूं कि इन 5 पॉइंट से टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी ड्रॉ हो सकती है, तो 2-2 पॉइंट्स का ग्रुप बनेगा ना, जैसे हमने नंबर ऑफ हैंडशेक्स पे किया था, जैसे हमने रेलवे स्टेशन की रिटर्न टिकट पे क्वेश्चन किया था। तो ये 2 मिले तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो 2 का कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये 2 मिले तो एक स्ट्रेट लाइन, 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 ये और ये मिले तो एक स्ट्रेट लाइन, ये और ये मिले तो एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये पांचों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के मिलने पर जो भी फॉर्मेशन होगी वो सब की सब क्या होंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कहीं ना कहीं NC2 कहना उन सभी पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस को ही तो बताएगा। अगर 5 पॉइंट है तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी इनसे, 5C2, 10 स्ट्रेट लाइन बनेगी, 10। लेकिन अगर ये हो गया कि टोटल n पॉइंट्स हैं, अगर बात आ गई कि टोटल n पॉइंट्स है और उन n पॉइंट में से p पॉइंट्स आर कोलिनियर, उन n पॉइंट में से p पॉइंट्स ऐसे जो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो फिर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो फिर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी, NC2। 2-2 मिलकर के जितने भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उनमें से माइनस कर देंगे, जो कोलिनियर है वो जो 2-2 मिलकर के बना रहे हैं उनको माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे 1, प्लस कर देंगे 1। ऐसा क्यों किया, अभी समझते हैं। लेट अस सपोज 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट तो कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे बाहर थे, ठीक है। अब जब इनको मिलाने पर 5 और 4 9 हो गए, तो टोटल लाइंस कितनी बनेगी, 9C2। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, ये एक लाइन है, 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 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है।
ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ऐसे बहुत से बनेंगे। तो जब ये 9 पॉइंट्स एक दूसरे से मिलेंगे तो 9C2 इतनी नंबर ऑफ लाइन बनेगी ना। लेकिन इसमें से जो हम इसको इससे मिलाने का काउंट कर रहे हैं, जो हम इसको इसके मिलाने का काउंट कर रहे हैं, जो हम इसको इसको मिलाने का काउंट कर रहे हैं, जो हम इसको और इसको मिलाने का काउंट कर रहे हैं, जो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने पे काउंट कर रहे हैं, जो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिलाने को काउंट कर रहे हैं, तो ये बार बार काउंट हो रही है ना। ये तो एक ही लाइन है ना। ये तो ना कहोगे कि ये लाइन यहां भी काउंट कर दी, यहां भी काउंट हो गई, यहां भी काउंट होगी, इनसे भी काउंट होगी, इनसे भी काउंट होगी। अगर जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर वो सब पॉइंट्स कोलिनियर है, जैसे 1 2 3 4 5, ये मिले तो ये एक लाइन, ये मिले तो ये दूसरी लाइन, ये मिले तो ये तीसरी लाइन, ये मिले तो चौथी लाइन, ये और ये मिले तो पांचवी लाइन, ये और ये मिले तो छठी लाइन, ऐसे ये नहीं गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 6 7 8 9 10 लाइन नहीं है, ये तो यहां से यहां तक एक ही लाइन काउंट होगी। क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट्स कोलिनियर है, सब मिलेंगे तो वो एक लाइन बनेगी, अलग अलग काउंट नहीं होती। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 पॉइंट थे ना, 5 पॉइंट ऐसे थे जो कोलिनियर थे। तो ये जो पांचों एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, 5C2 दो मिल रहे हैं, ये दो या ये दो या ये दो, इनको टोटल में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा काउंट हो रही है। और +1 करेंगे। क्यों +1 क्यों किया? क्योंकि अगर 5C2 माइनस किया तो ये सारे ही हट गए। ये है तो एक लाइन ना, ये एक लाइन तो काउंट होगी ना, तो इसलिए क्या किया, +1 किया। तो ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, जब उसमें से P पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। तो कितना, NC2 माइनस जितने पॉइंट कोलिनियर है वो C2 माइनस और +1। और अगर इसी में ही हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को ढूंढ n पॉइंट से जब सारे पॉइंट्स कैसे हो, नॉन कोलिनियर हो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल बनती NC3, क्योंकि ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, वो सब ट्राइंगल बनती चलेंगी, NC3 होता। और अगर उन n पॉइंट में से P पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 में से माइनस कर देते PC3। जितने पॉइंट्स कोलिनियर है उन 3 का, जैसे इन तीनों का जब ये तीनों मिलेंगे तो वो ट्रायंगल नहीं है, जब ये तीनों मिलेंगे तो वो भी ट्रायंगल नहीं है, जब ये तीनों मिलेंगे तो वो भी ट्रायंगल नहीं है। तो जितने पॉइंट्स कोलिनियर है उन पॉइंट को C3 ये माइनस करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसमें प्लस कुछ नहीं करना, क्योंकि जब ये सारे मिल रहे हैं तब भी ट्रायंगल नहीं बन रही। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चलते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ये जो आप मैंने बताया है ये आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल यही है, उसमें तो ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये कह रहा है कि बताओ एक हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। एक हेक्सागोन में नंबर ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। अब देखिए, एक हेक्सागोन में जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है ना। तो अगर ये 6 पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी, 6C2। कंसेप्ट को समझना, जब ये 6 पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, 6C2। 6C2 में बच्चों जानते हो कौन काउंट हो गए, सारे काउंट हो गए। ये इससे मिलना, ये इससे मिलना, इसका इससे मिलना, इसका इससे मिलना, इसका इससे मिलना, इसका इससे मिलना, ऑल दीज, ये सब इसमें जुड़ गए हैं, ये सब काउंट हो गए 6C2 में। ये 6 पॉइंट जब एक दूसरे से मिलेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी, 6C2। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, किनको माइनस कर दूं, आउटर लाइंस को, तो 6 अगर वर्टेक्स है तो आउटर लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बनेगी। ये 6 वर्टेक्स आउटर में जब मिलेंगे तो जितने वर्टेक्स उतने ही बनाएंगे ना। उसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूं
तो अंदर की जितने भी लाइंस ये जो मिल रहे हैं ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ही काउंट होंगे। तो फॉर्मूला 6c2 कितना आएगा 15 माइनस 6 कितना 9। मतलब आप समझें कि अगर किसी भी पॉलीगन में n साइड्स हैं, किसी भी पॉलीगन में, इसका सेकंड पार्ट हो रहा है अभी, सेकंड पार्ट में यही कह रहा है, अगर किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन में अगर n साइड्स है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे nc2 माइनस n। ये फॉर्मूला है। जितनी साइड है उतने वर्टेक्स हो गए, उतने पॉइंट्स हो गए, तो उनमें दो दो के पेयरिंग करके जितने भी बनेंगे ना उसमें से माइनस कर दो, इतने ये साइड है, वो नंबर ऑफ डायगोनल्स से काउंट होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनडीए में, डिफेंस में काफी ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक पेंटागोन है, इस पेंटागोन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो आप क्या लिखोगे 5c2 माइनस 5, 5c2 10, 10 माइनस 5 5। नंबर ऑफ पेंटागोन में नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें पूछ रहा है कि एक हेक्सागोन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी एक हेक्सागोन में, तो कितनी रहेगी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6c3। 6 पॉइंट है, ये 3-3 पॉइंट मिलकर के, ये 6 पॉइंट जब 3-3 पॉइंट से मिलेंगे, ये 1 2 3 ये मिलेंगे, ये 1 2 3 ये मिलेंगे, ये 1 2 3 ये मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सी ट्रायंगल्स बनती चलेगी। तो वो सभी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी रहेगी 6c3। फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 2 1, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आ जाएगी 20। और कंडीशन तो ये बताई नहीं कि कितने पॉइंट्स कोलिनियर है नॉन कोलिनियर। तो एक हेक्सागोन में सारे पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, तो फॉर्मूला nc3 मतलब 6c3 लग जाएगा। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइंस और ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो यहां से बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। जो चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम, वो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको अभी हम नहीं कराएंगे। स्कूल रीओपन होंगे तब हम उसके बारे में बता देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में, उसका भी पोर्शन उसमें रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर ले। इस पे जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स आप करके देखें। बुक के लास्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो वेरी शॉर्ट आप करके देखें। एमसीक्यू भी है उसमें, फिलिंग द ब्लैंक भी है, वो सारे के सारे आप करके देखें। टाइम लगाए थोड़ा सा, उसको करके देखें। और पीछे हॉट एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप करके देखें, वो एग्जाम्पल्स करना। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। जब हम लाइव क्लास पे मिलते हैं तो वहां लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट रखें, स्टोर करके रखें अपनी बातों को कि क्या क्या पूछना है। ठीक है, तब तक आप अच्छे से काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।